हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफएम के बारे में, दैट इज एएफएम, कि मैंने कौन से लेक्चर्स लिए थे, कब खत्म किए, कैसे लेक्चर्स को देखा, कैसे लेक्चर्स को देखना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है लेक्चर्स लेने का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने कितने रिविजन्स किए थे, मेरा टाइमलाइन ऑफ रिवीजन कितना था, मैंने इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, क्यों दिया था, आपको कितना टाइम देना चाहिए इस सब्जेक्ट को, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, 15 मिनट की कैसे प्लानिंग करी थी, 3 आवर्स की कैसे प्लानिंग करी थी, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे। मैं आपको एक एक रिसोर्सेज खोल के बताने वाला हूँ कि रिसोर्सेज को यूज कैसे करते हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीजें जिनको हमको मार्क करना पड़ता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं कुछ बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने आईसीए के एग्जाम के 1 घंटे पहले देखने के लिए रखे थे। 3 मॉक टेस्ट मैंने दी थी हर सब्जेक्ट की, तो उसके बाद जो आपका ओवरव्यू होता है कि अच्छा इस मॉक टेस्ट में इस सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलरली ये चीजें ध्यान रखनी है, तो वो सारे मैंने सब्जेक्ट वाइज एक अपने नोट्स में लिख के रखे थे। तो हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं वो बोनस पॉइंट्स आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कभी भी, तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेक्चर्स के बारे में। अपने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स विद्यासागर इंस्टीट्यूट जयपुर से लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट के लेक्चर्स उनसे लिए थे, तो मुझे उनका गाइडेंस और जो मॉक टेस्ट वाला था वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा था। लेक्चर्स वाला पार्ट ठीक है, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, तो मैंने लेक्चर्स वाले पार्ट को नज़रअंदाज करते हुए उनके मॉक टेस्ट और गाइडेंस के बेसिस पे मैंने सीए फाइनल ले लिया था। क्योंकि पहले मेरे टाइम पे वो वीवीएमपी उनका जो प्रोग्राम होता है, जो अलग से मॉक टेस्ट इन सब के लिए होता है, वो नहीं प्रोवाइड करते थे। अगर मैं पर्टिकुलरली एसएफएम के लेक्चर्स की बात करूं तो वो लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखे थे। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट शुरू हुआ था वीएसआई में, वो एसएफएम एंड लॉ था, तो वो दोनों सब्जेक्ट साथ साथ में चल रहे थे। कि तब हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला टाइम चल रहा था, तब मैं घर पे ही था, तो मैं काम के साथ साथ लेक्चर्स भी देख लेता था, तो मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखा था। बट मेरा फंडा वही था कि उनके मैंने नोट्स जो थे वो डाउनलोड कर लिए थे, पीडीएफ में थे, तो मैं मोबाइल में तो उनके नोट्स खुल के बैठता था, सामने कंप्यूटर में लैपटॉप पे मैंने उनका वीडियो चला दिया और मैं पीडीएफ में देख देख के बस नोट्स बना रहा हूँ। तो मेरा काम उस लेक्चर में सिर्फ इतना था कि मेरे को नोट्स बहुत अच्छे से बनाने थे, जो मैंने कॉपी करके बना लिए। और वो सब्जेक्ट भी हमें आशीष शर्मा सर ही पढ़ाते थे एफआर के जैसे। इसमें कोई क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वैसा मैंने कुछ फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे लेक्चर्स जल्दी नहीं निपटाने थे एसएफएम में। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि सबसे पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि लेक्चर्स आर गुड फॉर नथिंग। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने वीएसआई से लेक्चर्स लिए थे, बट क्योंकि एसएफएम ऐसे सब्जेक्ट जो आप एफआर के बाद लेने की सोचते हो, या फिर मतलब मोर ऑन द स्टार्टिंग साइड ऑफ योर लेक्चर्स जर्नी आप लेने की सोचते हो कि पहले आपका एफआर हो जाता है, फिर आप एसएफएम पे जाते हो, फिर आप मे बी ऑडिट या डीटी आईडीटी पे शिफ्ट करते होंगे। सो बेसिकली ये लेक्चर्स का ना मैक्सिमम टाइम जो आपका, मिनिमम टाइम जो आपका ड्यूरेशन होता है, वो लेक्चर से लेके आपके जो सेल्फ स्टडी है वो 1 साल तो हो ही जाता है। एसएफएम लेक्चर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो 1 साल के बाद कुछ भी याद रख पाना उस लेक्चर के बारे में is next to impossible, only a robot can do this। तो वो आपको तो यार 1 दिन पहले जो आपने लेक्चर में किया होगा वही याद नहीं होगा, तो 1 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, फिर भी वो 1 साल का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हमें लेक्चर का कुछ याद नहीं रहता। तो लेक्चर्स का इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता, जो 400 और 500 घंटे के लेक्चर्स आप लेते हो, 300 350 के भी लेते हो, बड़े भी ले रहे हो तो ले रहे हो, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझ के सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर मी व्हाट द बेसिक थिंग, जो थिंग आपको जाके हेल्प करेगी आगे जाके, क्योंकि अगर आप आगे जाके लेक्चर्स खोलो, मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है वो भी खोलोगे, तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला कि यार आपने लेक्चर में ये पढ़ा था। सो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू इज, आप लेक्चर्स के साथ साथ एक चीज़ कर सकते हो, वो है क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करना। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, आपने एक लेक्चर देखा, एक चैप्टर के सारे लेक्चर देख लिए, एंड देन यू स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको तो काट दो, उनको आपको कभी देखना ही नहीं है जीवन में। और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जो थोड़े ट्रिकी हो रहे, उनके कुछ 1-2 पॉइंट है, उनको टिक कर लो, वो आपको बाद में देखने। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। कॉन्सेप्ट नोट्स मेरे ख्याल से हर एक टीचर देता ही आजकल, अगर नहीं देता, अगर वो बनवाता है तो खुद भी लिख लो, वो एक चीज़ हेल्प करेगी, और दूसरा हेल्प करेगा आपका जो आपने क्वेश्चन फिल्टर आउट किया। नाउ लेट्स मूव टू रिसोर्सेज दैट हैव यूज्ड फॉर एसएफएम। तो ये कुछ बुक्स थी जो मुझे मिली थी वीएसआई से। ये 2 बुक्स हमें मिली है वीएसआई से, जिसको मैंने बिल्कुल भी खोल के नहीं देखा है। ऑब्वियसली जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने इस बुक में बनाया। मैं आपको मेरे नोट्स दिखा देता हूँ मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। ये सबसे पहला है एसएफएम, जो सबसे पहला ऑब्वियसली एसएफएम था। तो ये मेरी हैंडराइटिंग जो आप देखोगे, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है। इसको अगर आप मेरे सर्टिफाइड कॉपी से मैच करने की सोचोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये हैंडराइटिंग और वो हैंडराइटिंग दोनों एक इंसान की नहीं हो सकती, इतनी बेकार हैंडराइटिंग है ये।
इसमें मैंने भर भर के जो पेजेस होते हैं वो बचाए हैं ऐसे ऐसे बना बना के। तो जो भी लोग बोलते हैं यार तूने सर्टिफाइड कॉपी से बहुत सारे पेजेस वेस्ट कर दिए, नेशनल रिसोर्सेज को बुड़ा कर दिया, उनको मैं बताना चाहूँगा भाई मैंने नोट्स में प्लस मैंने अपने जो राइटिंग प्रैक्टिस ना करके एक्सेप्ट मॉक टेस्ट बहुत सारे पेजेस बचाए, तो थोड़े से पेज मैंने वो सर्टिफाइड कॉपीज़ में यूज़ कर लिए, जोक्स अपार्ट। सो ये उनके नोट्स होते थे जो मैं बनाता था साथ साथ में। तो ये ऑब्वियसली मैंने यूज़ किए थे अपने जो भी अपने रिवीजन के टाइम पे। एंड ये हमारे पास ICM मॉड्यूल है SFM की। मैंने ICM मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए थे एंड इसमें भी सेम जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरे FR की वीडियो ज़रूर देखना, FR की वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, जो भी क्वेश्चंस मुझे पहली बार कॉन्सेप्ट करने के बाद नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चंस मैंने टिक किए। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये रहा, इसमें मैंने A21 है, इसका सिर्फ A पार्ट जो था वो मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने टिक किया, बाकी मैंने काट रखा है। इसमें मैंने देखोगे आप तो मैंने हल्का हल्का आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में मार्क कर रखा है, हल्का हल्का यहाँ पे मार्क करा था, मिटा दिया। तो ऐसे करके बेसिकली आपको हर रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस जो है वो फिल्टर आउट करते रहने। ये मैंने बेसिकली पूरी बुक ऐसे करी थी। इसमें सिर्फ इसमें ना 2 पार्ट होता है, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थियोरी। तो थियोरी में अब तो MCQs भी आ गया। सो अगर मैं MCQ की बात करूँ तो MCQ में व्हाट वुड आई हैव डन इज, मैं क्या करता अगर मैं MA24 वाला बंदा होता। तो बेसिकली इसमें एक चैप्टर नया है कैपिटल बजटिंग, मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है। तो कैपिटल बजटिंग तो ऑब्वियसली मैं करता ही क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन है। थियोरी के लिए मैं सिर्फ 4 चैप्टर मैंने जो थे वो अच्छे से किए थे इस बुक में से, मतलब ICI वाली मॉड्यूल में से मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस किए एंड सिर्फ 4 चैप्टर मैंने इसमें 4 चैप्टर की मैंने थियरी पढ़ी थी, बाकी और सारे चैप्टर्स की थियरी मैंने नहीं पढ़ी थी। 4 और मे भी 5वां चैप्टर मैंने लास्ट में ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने 5वां चैप्टर भी कर लिया था। फर्स्ट वॉज चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, सेकेंड वॉज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड वॉज ये अपना कौन सा सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर नंबर 6, फोर्थ वॉज चैप्टर नंबर 14 स्टार्टअप फाइनेंस, और जो मैंने लास्ट में एक और चैप्टर ऐड किया था वो था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। उसमें जो अल्फा थीटा गामा ये जो रो वो पता नहीं क्या था, डेल्टा वेल्टा कुछ तो था, वो था इसमें। एंड फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन हमारे SFM के मेन पेपर ICI पेपर में भी आ गया जो मैंने किया था, जो मैंने लास्ट में चैप्टर किया था। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं भी सेम जो मैंने 5 चैप्टर किए वही करता। मैं इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ICI मॉड्यूल में थियोरी पढ़ने की कोशिश नहीं करता। मैं किसी फैकल्टी का वेट करता कि वो कुछ MCQ पॉइंट्स निकाले फॉर एवरी चैप्टर, कि उसने बता देगा इस चैप्टर में से ये MCQ पॉइंट्स है जो बन के आ सकते हैं। मैं उसका वेट करता और सिर्फ वो MCQ पॉइंट्स करता। खुद से वापस से पूरी बुक पढ़ना आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल रीजनेबल इन द टाइम बीइंग। आप कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली आप ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि MCQs कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे, ऐसा थोड़ी है यार सारे थियोरी MCQs होंगे। मतलब मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अज्यूमिंग सारे के सारे थियोरी क्वेश्चंस नहीं होंगे MCQs में, कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे। सो मैं ऐसे कवर करता अगर मैं आपकी जगह होता है MCQs के लिए पर्टिकुलरली। ये तो मैंने ये बुक कर ली थी पूरी, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने कर लिए थे, उनको टिक कर करके निपटा दिया था। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है ऑब्वियसली 1.5 डेज के लिए जो मैंने टिक करके रखे थे। हर एक चैप्टर में से मे बी मैक्सिमम यू कैन से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं उनके, बाकी किसी चैप्टर में तो होंगे भी नहीं, ऐसा भी होगा क्योंकि वो इसमें से कवर हो रहे थे, या फिर अजय अग्रवाल के नोट्स में से। मैंने अजय अग्रवाल के नोट्स भी रेफर किए थे इसके लिए SFM के लिए। ये रहे नोट्स जो मैंने अजय अग्रवाल के रेफर किए थे। बेसिकली मैंने VSI के नोट्स प्लस अजय अग्रवाल के नोट्स को मैंने कंबाइन कर दिया था, क्योंकि VSI के नोट्स से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मेरे टिक रह जा रहे थे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड नहीं थे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के। तो अजय अग्रवाल ने ये बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है, उन्होंने सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, जो भी सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं उनके नोट्स में। सो मैंने उन दोनों को एग्जॉस्टिव बना लिया, जो चीज़ें इसमें नहीं थी उसमें मार्क कर ली, जो चीज़ें इसमें नहीं थी इसमें मार्क कर ली। सो ऐसे करके मैंने दोनों नोट्स रेफर किए। एक जो चीज़ मैं आपको और आप रेफर कर सकते हो वो ये है, आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हेमंत सोमानी CA हेमंत सोमानी का एक उन्होंने कुछ एनालिसिस फॉर्मूलाज करके पूरा ABC वैल्यूएशन फॉर्मूला सब कुछ है। तो ये करके मैंने पूरी इनकी जो शीट है वो एक प्रिंट आउट निकाल लिया था। उनके शायद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री में मिलता है मतलब मेरे ख्याल से। अगर नहीं मिलता तो आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, या तो आप मतलब मिल जाएगा मेरे ख्याल से। दैट वाज इजी टू फाइंड। एक मैंने रोहित चिप्पर भी लास्ट डे रिवीजन नोट्स देते हैं, उसमें भी सारा फॉर्मूलाज ये सब ही होता है मेरे ख्याल से, तो वो भी मैंने लिख लिया था, वो भी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था। सो बेसिकली दोनों में सेम चीज़ें होगी, आई नो दोनों में सेम चीज़ें होगी, बट कुछ चीज़ें होती है जो कोई
कोई फैकल्टी एक्स्ट्रा कवर कर लेता है, कोई फैकल्टी कुछ छोड़ देता है। मैं वो डाउट नहीं रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने 2-3 मर्ज कर लिया था कि भाई पहले मैंने ये हेमंत सोमानी वाला पढ़ लिया, फिर मैंने रोहित चिपर का पढ़ा। अगर मेरे को रोहित चिपर में कुछ नया मिल गया जो हेमंत सोमानी में नहीं था तो मैंने उसमें मार्क कर लिया, बाकी सारा मैंने काट दिया। वैसे तो इसमें भी सेम अप्रोच, एग्जॉस्टिव वाला अप्रोच चल रहा है कि भाई अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उसको काट दो। ये 2 मैंने लास्ट डे रिवीजन नोट्स जो थे वो रेफ़र किए थे SFM में, और एक मैंने एक और चीज़ रेफ़र करी थी जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। एक और मुझे सच में याद नहीं आ रहा है किसका है, कि कौन से फैकल्टी या फिर कौन से ये टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लेकिन इसमें हर एक चैप्टर वाइज एक फॉर्म, हर बहुत लेंदी, मतलब ये बहुत एग्जॉस्टिव टाइप फॉर्मूला शीट मुझे मिली है। अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट डाउन पे लिख देना, कोई बच्चे को हेल्प हो जाएगी। तो ये पूरा एकदम एग्जॉस्टिव है, इसमें बहुत डिटेल में, मतलब जो आपकी बुक में भी नहीं होगा, जो आपने किसी क्वेश्चन में भी नहीं देखा होगा, ऐसा भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो और ये मैंने फ्रैंकली बताओ तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा करने के लिए, इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं करने के लिए। एंड ये ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ शीट जो अजय अग्रवाल ने निकाली है, क्योंकि राउंड ऑफ का ICI मार्क्स काटता है, इस पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं आजकल, तो वो आपको पता ही होगा। ये देन कम्स ये पूरा उनका कॉन्सेप्ट नोट्स जो मैंने रेफ़र किया था, अच्छा है। स्टेप वाइज आपको आंसर बता देता है कैसे करना है। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, आप कॉन्सेप्ट वाइज भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप स्टेप वाइज जा सकते हो। उल्टा भी कर सकते हो, पहले स्टेप वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, स्टेप वाइज अगर सॉल्व नहीं हो रहा है अजय अग्रवाल के अप्रोच से, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करो। जैसा मतलब बेसिकली मेरा ऐसा था, मैं ऐसा करता था। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए प्रतीक जगाती रेफ़र किया था, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देते, और मैंने स्टेप वाइज के लिए अजय अग्रवाल रेफ़र किया था। सो ये चीज़ें जो थी वो मैंने SFM के लिए रेफ़र करी थी। और एक चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा SFM के लिए करी थी, ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी करी थी, लेकिन SFM के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने उनका PM, ऑब्वियसली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ICI मॉड्यूल आपको सबसे पहले आपको ICI मॉड्यूल ही करना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए, उनको टिक किया। रिवीजन के टाइम भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन किए, जो टिक किया उनको ही टिक किया, मतलब उनको ही एक बार वापस किया, अगर वो हो गए तो उनको काट दिया। फिर ये करते करते आपका जब पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाए, 100% सिलेबस, बाय 100% सिलेबस आई मीन कि आपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिए सारे चैप्टर्स के आपके ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, तब आपको ये काम करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ मैंने ये PM है, SFM की PM है ये, ऑब्वियसली अब AFM हो गया, तो SFM की PM है। आपको शायद ICI के वेबसाइट पर नहीं मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा, मेरे ख्याल से गूगल पे, शायद गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, ICI में नहीं मिलेगी। तो ये PM है जो मैंने PM का मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर जो अभी है, जो आपके कोर्स में है, वो चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस वापस करे PM के ऊपर से, ठीक है। और जो मेरे को नहीं हुआ, जैसे ये वाला टिक था तो ये मैंने टिक कर लिया, और मैंने किसी अपने दोस्त को बोला कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे टिक है, तो तू मुझे एक बार एक PDF में बना के दे दे, ताकि मैं उसको एक साथ प्रिंट आउट कर लूँ, ताकि मेरे को बार बार पेज पलटाना ना पड़े। अगर मैं पूरी PM प्रिंट आउट कर लेता एंड फिर क्वेश्चन टिक करता, तो फिर मुझे बार बार पेज पलटा के देखना पड़ता, अच्छा कहाँ पर मैंने PM टिक करी है। इसका एक और आइडिया जो मैंने FR में भी बताया था, मैं आपको SFM में भी बता देता हूँ। सो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि मैंने यहाँ पे पेज नंबर मार्क किया हुआ है 4.21, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये ऐसा है कि ये क्वेश्चन करने के बाद, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के बाद अब मुझे 4.21 पेज नंबर पे जाना है। तो बेसिकली अब मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कौन से पेज नंबर पे है, तो मुझे बीच में ढूंढना नहीं पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। तो डायरेक्टली मैं वो पेज नंबर जाके वो क्वेश्चन रेफर कर सकता हूँ, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो मार्क किया हुआ है वो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे मैं वो पेज नंबर लिख दूंगा जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। ऐसे करके आई कैन सेव माई टाइम। सो ये आप कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये PM है। इसके बाद मैंने जो भी अपने ये फाइनल एग्जामिनेशन May 23 का क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसे करके मैंने इसमें सारे पास्ट ईयर के पेपर्स, RTPs MTPs कितने करने, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको जितने करने कर लो। मैंने May 2018 तक रिस्ट्रिक्ट किया था खुद को कि अब मेरा जो कोर्स था, मेरा जो सिलेबस था, न्यू कोर्स तब के टाइम का, अभी के टाइम का ओल्ड कोर्स May 18 से शुरू हुआ था। तो May 18 से लेके May 23, नवंबर 23 जितने भी RTP MTP पास्ट ईयर पेपर्स थे वो मैंने किए थे। मैं मना नहीं कर रहा कि मैंने नहीं किए थे, लेकिन कब किए थे, जब मेरा सब कुछ हो गया उसके बाद किए थे। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन बैंक की आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बैंक अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स के टाइम अपना क्वेश्चन बैंक किया था, क्वेश्चंस को फिल्टर आउट किया था, तब आप करो आपके फर्स्ट स्टडी में क्वेश्चन बैंक, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पहली सेल्फ स्टडी में आप पहली बार क्वेश्चन उठा रहे हो, तो आपको ICI मॉड्यूल से ही करना चाहिए। दैट्स माई ओनली सजेशन टू यू। फिर बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जाओ इस पर यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैंने भी किया, आप भी करो। लेकिन जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं, सारे क्वेश्चंस हो जाए ICI मॉड्यूल के, तब ये सब करो। कि आप क्या करो, आपने लेक्चर देखा, ठीक है, लेक्चर के साथ साथ आपने क्वेश्चंस फिल्टर आउट कर दिया। नाउ यू स्टार्टेड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कब करनी है, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हो जाए।
डोंट ब्रेक योर सेल्फ स्टडी बिटवीन योर लेक्चर्स। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट सारे लेक्चर कर लिए, फिर आपने एक बार सेल्फ स्टडी कर ली, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर किए। ऐसा करोगे आप भूल जाओगे सेल्फ स्टडी जो आपने करी थी, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा वापस से। सो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू रीड दैट कॉन्सेप्ट नोट्स अगेन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको याद तो रहेगा नहीं लेक्चर, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो इंग्लिश का हिंदी करना है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहे। सो व्हाट यू कैन डू इज वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, किसी भी फैकल्टी का, आपको जो फैकल्टी अच्छा लगे उसका रिवीजन वीडियो देख लो। आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नोट्स वेरी वेल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको हल्का सा मार्क दिखेगा पेंसिल का, एंड यहाँ पे मैंने रबर से मिटाया हुआ है। तो आपको हर एक रिवीजन में आपको क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं। मतलब मैंने ना पहले इसको मार्क करके रखा होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन में आया तब मैंने देखा अच्छा ये तो मुझसे अब हो रहा है, तो अब उसको काट दो। सो बेसिकली द आइडिया इज हर एक रिवीजन में आपको अपने क्वेश्चन जो है वो कम करते जाने हैं। सो लास्ट तक आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचने चाहिए जो आपको रिवाइज करने। जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो तो पहली बार आप क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मत उठाओ, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ICI क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, और अगर क्वेश्चंस रिपीट करता है तो वो ICI मॉड्यूल में से करता है। अगर वो गलती से कोई पुराना क्वेश्चन RTP MTP का रिपीट कर दे तो वो 2-3% चांसेस होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक आप कितने ही कर लो कोई मतलब नहीं है भाई। CA फाइनल इज समंदर, उसको अगर आपको 1.5 दिन में कवर करना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं आ सकता है, इसको टिक रहने देता हूँ, मेरे को आ गया तो ठीक है इसको टिक रहने देता हूँ, ऐसे नहीं, आपको क्वेश्चंस काटने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि मैंने एक क्वेश्चन पहले टिक किया हुआ था, फिर उसको रब कर दिया क्योंकि अब मेरे को नहीं चाहिए वो क्वेश्चन। अब आते हैं आपको कितना टाइम देना है SFM को सेल्फ स्टडी के लिए। तो आई वुड सजेस्ट जब आप पहली बार सेल्फ स्टडी कर रहे हो SFM को तो उसको 15 दिन दो। 15 दिन में व्हाट यू हैव टू डू इज द सेम थिंग, कॉन्सेप्ट पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिया, उसको थोड़ा दिमाग में याद रखने की कोशिश करो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो रहे हैं उनको काट दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट्स तो आप बेसिकली एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाओगे ना, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिए मतलब वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसको काट दो। अब आपको जीवन में कभी नहीं देखना है वो क्वेश्चन, ये दिमाग में बैठा लो। दोस्तों से उनसे मैं बात करता रहता हूँ तो वो यार उनके दिमाग में कंफ्यूजन चलती रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता यार क्वेश्चन काटूं कि नहीं काटूं। फिर बाद में वो कुछ तो ऐसे होते वो बाद में वो क्वेश्चंस कर भी लेते जो उन्होंने काटे हुए होते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तेरे को कुछ नया मिला, कुछ नया सीखने को मिला कि क्वेश्चन ऐसा था जो तूने पहले काट लिया था लेकिन अब टिक करना पड़ा, तो बोलते 1% या फिर 0.1% ऐसे क्वेश्चन है। तो मैं उनको यही मतलब अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो मेहनत करी वापस से सारे काटे हुए क्वेश्चंस करने की, उसकी जगह अगर आप सिर्फ काटे हुए क्वेश्चंस वापस करते तो आपको क्या लगता है आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा होती? ऑब्वियसली जो अगर आपने नहीं काटे हुए क्वेश्चंस अगर आप करते तो, क्योंकि वो आपको याद रह गया अब, और जो याद रह गया वो रह गया, वो एग्जाम में भी आपको याद आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो यार खुद पे, ठीक है। एंड ये मैंने फॉलो किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही है, याद रहता ही है। एंड दूसरा इसमें आपको सॉल्विंग वाला मैं थोड़ा आपको कम प्रेफर करूँगा, मैं बोलूँगा आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, 3-4 मॉक टेस्ट दो, लेकिन सॉल्व कर करके हर एक क्वेश्चन देखना वुड नॉट बी दैट एफिशिएंट और इफेक्टिव मेरे ख्याल से। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन करो सॉल्व करके, हर एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन, चलो आपने बोला हाँ ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है इसको थोड़ा सॉल्व करके कर लेते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और टाइम बचाना है तो आप ऑडिट कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा हाँ कि इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, और देख लिया कि भाई एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको टिक कर लिया, सिंपल एज दैट। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट किस लिए? मॉक टेस्ट इसी के लिए, और मॉक टेस्ट लो। ICI एग्जाम को मॉक टेस्ट मत कंसिडर करो, मॉक टेस्ट लो। अब MTPs कैसे प्लान करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 दिन आपने दिया SFM को पहला मॉक टेस्ट देने के लिए। सो नाउ अब आपको ना ये दिमाग में रखना है कि आपको हर टाइम क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं, तभी आपका वो सिलेबस कम होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप 15 दिन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो नेक्स्ट रिवीजन के लिए उसका आधा कर दो, तो 7.5 8 कर लो, चलो, या तो 7 कर लो आपके हिसाब से। तो फिर 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे दो, पहली स्टडी के बाद भी मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपके दिमाग में प्रेशर बना रहे। ये एक गलती है जो बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं कि यार 15 दिन में ठीक है SFM कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब 15 दिन बाद पता चलता है अच्छा SFM नहीं हुआ 15 दिन में, ठीक है 20 दिन कर लेते, 20 दिन में कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर 20 दिन हो जाते हैं, फिर लगता है अरे यार थोड़ा सा बाकी, मैं ना 1-2 दिन दे के ना एक्स्ट्रा SFM को कर सकता हूँ। सो इससे बचने के लिए ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन रिवीजन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, आपको 15
15 अगर आपने एक दिन लिया है तो आपको 8 दिन तो चाहिए, 7 दिन तो चाहिए। अगर आपने उसी सब्जेक्ट को करने में 20 दिन ले लिया, 25 दिन ले लिया, तो आपको उसका आधा मतलब 10 दिन 12 दिन करना होगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके गिवन टाइम में। ऑब्वियसली अगर पॉसिबल हो तो कर लो, लेकिन आपको एक डेडलाइन तो रखनी ही पड़ेगी। डेडलाइन के बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको 15 दिन का डेडलाइन मॉक टेस्ट के साथ रखना होगा, ताकि आप अच्छे से भी करो। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ कवर करने के लिए आपने कुछ भी अच्छे से नहीं किया। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू, जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छे से करना है, भले आपका कम हो। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से रीआइटरेट कर देता हूँ। अगर आपने 60-70% 4 बार कर लिया, 60-70% ऑफ द सिलेबस 4 बार कर लिया, तो भी आपकी रैंक आराम से आ सकती है। आराम से लिख के ले लो। बट वही है 60-70% वो ABC वाला, कि पहले A किया फिर B किया। अब यार बहुत सारे लोग ABC को भी गालियाँ देते हैं। वो बोलते हैं ABC वर्क नहीं करता, ABC जैसा कुछ नहीं होता, इसे ABC फॉलो ही नहीं करता। पहली बात तो अगर ऐसा है, अगर आपने देखा है कि वह C कैटेगरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, A कैटेगरी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप गलत ABC फॉलो कर रहे हो। ठीक है। अब मैंने पर्सनली VSI का ABC फॉलो किया था। अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप किसी और का फॉलो कर सकते हो। ICA ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है, वो कर सकते हो। बट व्हाई आई एम सेइंग टू यू टू फॉलो ABC इज, क्योंकि ABC में ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको C कैटेगरी छोड़ देना है, B कैटेगरी छोड़ देना है। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि आपको ABC की प्रायोरिटी करनी है, कि पहले A करना है, फिर B करना है, फिर C करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपने 15 दिन का टारगेट रखा, अब आपने ABC फॉलो नहीं किया और आपने कुछ भी अपने हिसाब से जो भी चैप्टर आपको लगा, जो भी सीक्वेंस आपको लगा, आपने कर लिया। फिर आपको बाद में पता चलता है कि 15 दिन तो हो गए, लेकिन आपके A कैटेगरी के मेजर चैप्टर्स छूटे हुए। ठीक है। एंड द सिनेरियो को फ्लिप करके देखते हैं कि आपने ABC फॉलो किया और आपने A और B कैटेगरी कर दिया और आपका C कैटेगरी छूट गया। 15 दिन में आपका A और B हो गया। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ज़्यादा बेटर रहेगा? ऑब्वियसली द सेकंड सिनेरियो, राइट, जिसमें आपने A और B कर रखा है, आपका C छूट गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि C को छोड़ दो, अब जाने दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी AB फॉलो करो। नाउ सेकंड रिवीजन में देखो, सेकंड रिवीजन में आपके पास 8 दिन है। सपोज आपने AB कैटेगरी जो आपने पहले किया था वो आपका 5 या 6 दिन में हो गया, 2 दिन बचे, C कैटेगरी कर लो, नहीं बचा तो चलेगा। लेकिन जो आपने पहले ही किया हुआ है वही आपको वापस रिवाइज करना है, ये आपके दिमाग में डाल लेना गाइस। हर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि आपने जो पहले रिवाइज किया है वही आपको वापस से रिवाइज करना है। टाइम बचता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार इतना सारा छूट गया, पहले वो कर लेता हूँ, फिर बाद में जो रिवाइज किया था पहले वो वापस रिवाइज कर लूँगा। एंड पता चलता है कि आपका नया करने के चक्कर में आपका नया भी अच्छे से नहीं हुआ, प्लस पुराना वाला रिवाइज भी वापस नहीं हुआ और आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डेट आ गई, उसने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके आपने 8 दिन का 16 दिन 15 दिन बना दिया, फिर 15 दिन के बाद 8 दिन वापस रिवाइज करने के लिए चाहिए होता है, जो आपके पास है ही नहीं। ऐसी गलती मत करना। अब वो स्पेशल पॉइंट्स जो मैंने SFM के लिए लिख रखे थे, जो मुझे बाद में जाके देखने थे ICA के एग्जाम से जस्ट पहले, वो थे सबसे पहला ये था, यूज डेसिमल शीट करेक्टली, नेवर यूज फुल कैलकुलेटर वैल्यू, नॉट इवन इन क्रॉस रेट्स। मतलब ये बोल रहा है जो हमने डेसिमल शीट वो जो अजय अग्रवाल ने बोली थी वो हमको करेक्टली यूज़ करनी है। इसमें हमें फुल कैलकुलेटर वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, नॉट इवन इन क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स में मैं क्या करता था, डायरेक्टली 1 को डिवाइड बाय रेट कर दिया, वो जो अमाउंट आया कैलकुलेटर पे उसी को इनटू जो दूसरी रेट में को कैलकुलेट करनी है वो कर दिया। तो उससे होता क्या था ना कि यार फुल कैलकुलेटर वैल्यू इनटू वो जो अमाउंट में करता था उससे फुल कैलकुलेटर वैल्यू आती थी। उसको अगर मैं जब डेसिमल में लिखता था तो ICA के आंसर से बहुत डिफर करता था। ICA का 2 स्टेप अप्रोच फॉलो करता है। सो बेसिकली वो एक बार एक रेट को दूसरी रेट से डिवाइड करता है, वो जो आंसर आता है उसको एक राउंड ऑफ करता है, फिर वो जो राउंड ऑफ आंसर है उसको दूसरी रेट से इनटू करके वो जो फाइनल आंसर आता है वो निकालता है। अपन ने क्या किया, अपन ने A1 को डिवाइड कर दिया दूसरी वाली रेट से, जो आंसर आया उसको फुल कैलकुलेटर में ले लिया, फिर उसको इनटू किया वो वाली रेट से। ICA उसको राउंड ऑफ करके फिर इनटू करता था। तो इसकी वजह से ना डिफरेंस आ जाता था। और भाई ICA में कुछ भी डिफरेंस आ जाए, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो ये गलती ना हो मेरे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये लाइन लिख के रखी थी। दूसरा था, इन फॉरेक्स केयरफुली लुक क्रॉस रेट्स, अमाउंट गिवन टू बी कन्वर्टेड एंड एस्टेब्लिश लिंक अकॉर्डिंगली। फॉरेक्स में मेरे से बहुत बारी गलती होती थी, आई एम श्योर आपसे भी गलती होती होगी जब आप क्रॉस रेट्स वाला क्वेश्चन करते होंगे कि भाई कौन से किसको डिवाइड करना है, किसको इनटू करना है, कौन सा रेट यूज करना है, बिड वाला आस्क वाला। तो ये मैंने एकदम फॉरेक्स मैंने ऐसे अपने दिमाग में बैठा रखा था कि जब भी फॉरेक्स वाला क्वेश्चन आएगा मुझे एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि उसमें अगर एक भी रेट मैंने गलत ले ली तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, इन फॉरेक्स केयरफुली लुक क्रॉस रेट्स, अमाउंट गिवन टू बी कन्वर्टेड, कौन सा अमाउंट कन्वर्ट करना है जिससे आप बिड और आस्क डिसाइड करोगे, एंड एस्टैब्लिश लिंक अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से लिंक एस्टैब्लिश करके आप कर लो।
तीसरा था ट्राई ग्रेविंग वर्किंग नोट फॉर एवरी कैलकुलेशन। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसका वर्किंग नोट दो, क्योंकि आपको नहीं पता आईसीआई ने कितने वर्किंग नोट्स बनाए हैं। आप ज़्यादा बना दोगे तो चलेगा, कभी भी ये याद रखना आईसीआई में आप जितना ज़्यादा लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आईसीआई को, वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा अगर आपने ज़्यादा लिखा है तो, लेकिन कम लिखा है तो मार्क्स काटेगा। ये मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ के वीडियो में बताया था। तो वर्किंग नोट आप जितने दे सकते हो दे दो, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो सबका वर्किंग नोट बनाना है आपको, ये आप ध्यान रखना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। और चौथा था राइट फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज मिलते हैं मार्क्स, नहीं मिलते, बहुत लोग बोलते नहीं मिलते, बहुत लोग बोलते मिलते, तो मैंने तो बोल दिया था कि भाई लिख लो फॉर्मूला। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर्मूलाज तो लिखना ही है, अगर जो भी जिसका भी फॉर्मूला बनता है, जिसका भी फॉर्मूला तुझे पता है लिख लेना फॉर्मूला। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे वो मैंने एसएफएम में लिख के रखे थे कि मुझे आईसीआई के एग्जाम से पहले देखने। एंड अगर दूसरी एक बोनस जो मैं आपको देना चाहूँ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स में आपको मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स बता सकता हूँ मेरे एसएफएम के, कि जब मैं वीएसआई के मॉक टेस्ट देता था तब मेरे एसएफएम में क्या मार्क्स आए थे। डिस्क्लेमर इसका ये होगा सबसे पहला कि ये वो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पहले से देखे हुए होते हैं आईसीआई मॉड्यूल में या फिर पास्ट ईयर एमटीपी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं नए होते हैं, क्योंकि आपने तब तक पास्ट ईयर एमटीपी क्वेश्चन नहीं देखे, इसलिए वो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके देखे हुए होते हैं। तो आप ऐसा मत बोला भाई इतने सारे मार्क्स आ गए, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था 15 दिन के गैप में, मतलब अल्टरनेटिव वीकेंड में मॉक टेस्ट देता था। मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ वीकेंड्स ऑफ मुझे मिलता था, बाकी तो हर रोज़ 2-3 घंटा में पढ़ता था। तो इस हिसाब से मेरे पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स थे 56, दूसरे में थे मेरे 87, तीसरे में थे मेरे 74, और जो आईसीआई में मेरे मार्क्स थे वो थे 71। अब हम बात करते हैं कि मैंने 1.5 दिन में एसएफएम को कैसे प्लान किया था। सो 1.5 दिन में सबसे पहला दिन जब अपना एफआर का पेपर में दे के आया, तो उस एफआर के पेपर के दे के आने के बाद उस दिन ख़त्म होने तक मुझे सारे थियोरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, इन द सेंस कि जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं, जो मेरे वीएसआई के कॉन्सेप्ट नोट्स थे और अजय वाले कॉन्सेप्ट नोट्स थे, मेरे को सारे के सारे पढ़ने थे। उसके पहले मैं सो नहीं सकता था, तो ये मेरा पहला टारगेट था कि मुझे पहले दिन के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं। ये मेरे ख्याल से 6-7 घंटे में, ये मैंने ऑब्वियसली ये जो मैं आपको बताऊंगा ये सब मैंने टाइम्ड किया हुआ है। जब मैं एग्जाम से पहले मैंने दो दिन ये सब करके देखा, तब मैंने ये सब किया, ऐसा नहीं मैं हवा में ये सब मैंने प्लान बनाया। तो मेरे को पता था कि मेरे को 6-7 घंटे में मैं सारे कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ सकता हूँ, मैंने उस हिसाब से ये प्लान बनाया था। दूसरे दिन जब अपना एक दिन जो गैप होता है, उस दिन मुझे 8 बजे तक, मतलब इवनिंग तक 8 बजे तक आप मान लो, सारे क्वेश्चंस देखने थे एक बार ऊपर से, जो भी मैंने टिक किए हुए आईसीआई में मार्क्ड क्वेश्चंस, जो ये वाले जो बुक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब बुक है, उसमें एक बार अच्छे से केयरफुली देखने थे मुझे सारे क्वेश्चंस कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन मार्क करके, कुछ पॉइंट होगा यूनिक सा इसलिए मैंने उसको मार्क करके रखा, वो देखना था। और ये इवनिंग तक ख़त्म होने के बाद उस दिन के एंड तक मुझे थियोरी टॉपिक्स इन द सेंस जो 1, 2, 6, 10 और 14 जो 5 चैप्टर थे, जो मैंने आपको बताया कि मैंने थियोरी के लिए अलग से 5 चैप्टर करके रखे थे मॉड्यूल में से, वो 5 चैप्टर मुझे एक बार वापस रिवाइज करने थे, मतलब एक बार रिवाइज करना था उस चैप्टर को 2 दिन के एंड तक। अब तीसरे दिन जिस दिन एग्जाम थी उसमें दोपहर तक मुझे क्या करना था, एक तो एलडीआर मतलब वो जो मैंने 2 नोट्स बताया आपको, रोहित चिप्पड़, एक अपना हेमंत सोमानी, और तीसरा वाला जो फॉर्मूलाज वाला था वो मेरे को एक बार ऊपर से गो थ्रू करना था। राउंड ऑफ वाला करना था, अजय वाला राउंड ऑफ का जो शीट था वो गो थ्रू करना था। थियोरी टॉपिक्स को एक बार ऊपर से देखना था, सारे थियोरी टॉपिक्स इन द सेंस कॉन्सेप्ट नोट्स को, अजय वीएसआई प्लस अजय वाले कॉन्सेप्ट नोट्स को मुझे वापस से एक बार ऊपर से देखना था। एंड अगर टाइम मिल जाए तो दूसरी बार वापस से थियोरी नोट्स को ऊपर से देखना था। सो ये ऐसे करके मैंने पूरा अपना 1.5 दिन जो था वो एसएफएम का प्लान किया था। 15 मिनट्स 3 आवर्स प्लानिंग अगर आपको जानना है वो आप मेरे सर्टिफाइड कॉपीज़ वाला वीडियो है जो मैंने इससे पहले डाल के रखा है, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट्स और 3 आवर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। 15 मिनट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको सीक्वेंस पीछे से चलना है, आपको अपना सीक्वेंस पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, क्वेश्चन 1 पढ़ना ही नहीं है। सो दैट दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव सेड इन दैट सर्टिफाइड कॉपीज़ वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट एसएफएम सब्जेक्ट AFM ऑब्वियसली। अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज वीडियो में अगर इससे कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो और डिटेल हर सब्जेक्ट में ऐड करने की कोशिश करूं। और जाते जाते जो एक बोनस सीक्रेट मुझे आपको बताना था वो ये था कि आपने जो भी इस वीडियो में सुना है वो मेरी स्ट्रैटेजी है। दैट स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हाँ ठीक है, मैं बहुत ऐसे बड़ी बातें कर रहा हूँ, आइडियल बातें कर रहा हूँ, बट बिलीव मी, जब मैं MDP हमारा जो था ACI का, जहाँ पे सारे रैंकर्स मिले थे मुझे CA फाइनल के, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारे के सारे रैंकर्स डाइवर्स थे। दे वर डाइवर्स। बाय डाइवर्स आई मीन कि सब अलग थे, सब टाइप के रैंकर थे।
मतलब वो रैंकर्स थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी 3 महीने की करी है, जैसे कि मैं। एक वो रैंकर्स थे जिन्होंने 1 साल की सेल्फ स्टडी करी है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स 400 घंटे के देखे। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स देखे ही नहीं है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत पहले शुरू कर दिया है। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत लेट शुरू किया था। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। वो रैंकर्स भी थे जिन्हों के 10 बार रिविजन हो चुके थे। वो रैंकर्स भी थे जिनके 2 बार रिवीजन हो चुके थे। वो रैंकर्स थे जिन्होंने मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वैसी फॉलो करी थी। वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा किया था। सो द थिंग इज, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू इज नॉट द ओनली वे टू गेट थ्रू इट। जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी भी आपके काम आ सकती है, बट द थिंग इज, द ओनली थिंग कॉमन अमॉन्ग ऑल रैंकर्स वाज दे वर कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग दैट दे डिड। उन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे वो लोग, कंसिस्टेंटली दे वर मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल। सो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं मैंने ये बोल दिया तो जैसे पत्थर की लकीर कि ऐसा ही होता है और ये नहीं किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैंने जो बोला है वही उसी हिसाब से रैंक आती है। बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया उसके बारे में। सो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइएगा अगर आप इससे कुछ इससे बिल्कुल अपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज दैट यू आर कंसिस्टेंट। आपने जो न्यूएंसेस होते हैं, मतलब बेसिकली जो बेस होता है किसी भी पढ़ाई का, वो अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, सो दैट्स ऑल। फील मोटिवेटेड। ये यार द थिंग इज, वो 10% में आने के लिए ना यही चाहिए होता है। आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है भले कुछ भी हो जाए। नो वन वुड आस्क ऑन योर रिजल्ट कि यार तूने कितनी मेहनत करी थी या तूने क्या किया था। सब आपका सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। तो ये लाइन दिमाग में रख के आप you can work towards your goal and achieve success in CA exams. All the best guys. कोई भी अगर और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट पे लिख सकते हैं and I would definitely make a video on that topic. बस दुआ में रखना। Thank you. Bye bye.